गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आज का जो 33वां टेस्ट सीरीज़ था, इसका सोल्यूशन क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे अधिक नंबर जो लाए हैं वो है कृतिका कुमारी। टोटल नंबर लाई है 8200 में। तो आज इनका जो क्वेश्चन सेट है, जो डिटेल है, मैं इनको आउट करती हूँ, ठीक है। साथ ही साथ स्टार्टिंग से सोल्यूशन भी होता रहेगा। तो पहला सवाल है, एमसी प्रकार के यंत्र किस सप्लाई पर उपयोग होता है। एमसी यानी जो मूविंग कॉइल है, यानी इसको पीएमएमसी के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः पीएमएमसी होती है यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये जो होती है वो डीसी सप्लाई पे काम करती है। डीसी मोटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है, उसी वर्किंग प्रिंसिपल पर ये कार्य करती है। और इस पे जो स्केल पर जो संकेतक होते हैं वो एक डिस्क पे जैसे ही वो रोटेट करती है, घूमती है, मूव करती है, उसी पर वो जो संकेतक है वो संकेत इंडिकेटर जो होती है वो इंडिकेट करती है, इसलिए उसको मूविंग कॉइल भी कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। एमसी प्रकार के यंत्र जो होते हैं वो डीसी सप्लाई पर ही इसको उपयोग किया जाता है। और एक प्रकार का होता है एमआई यानी मूविंग आयरन जो होती है वो एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। अगला सवाल है, एमसी यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होती है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी संकेतक को जीरो से जो स्केल होती है, पैमाना, उसको जो वहाँ से मूव करने में जो टॉर्क लगता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होती है करंट पर निर्भर करता है। करंट अगर कम देंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो कम होगा, यानी कम विक्षेप होगा। अगर करंट अधिक देंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो अधिक होगा और अधिक विक्षेप करेगा। इस तरह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो करंट के समानुपाती होता है। अगला सवाल है, एमआई प्रकार के यंत्र में होता है। एमआई प्रकार के यंत्र में जो स्केल होती है वो आरेखिक होती है। आरेखिक कहने का अर्थ है कि जो स्केल होता है वो समान नहीं होता है, अलग, यानी कि नॉन लीनियर होती है। एमसी प्रकार में देखा जाए तो वो जो स्केल होती है उनकी वो रैखिक होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एमआई यंत्र की अपेक्षा एमसी यंत्र होता है, दोनों का जो कॉस्ट होता है, तो एमसी जो मूविंग कॉइल होती है वो मूविंग आयरन की अपेक्षा महंगा होता है, ठीक है। अगला सवाल है, एमआई यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है। एमआई में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है तो वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वही एमसी की बात कर ले तो एमसी में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एमआई में जो होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एमआई यंत्र में पावर लॉस होता है, जैसे भी इसमें लॉसेस अधिक होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, एमआई यंत्र में मैग्नेट होता है। तो एमआई यंत्र में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब सप्लाई दिया जाता है तभी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। सप्लाई ऑफ होने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना बंद कर देता है। लेकिन एमसी प्रकार में स्थायी मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। अगला सवाल है, पीएमएमसी यंत्र का कौन सा भाग भंवर धारा डैम्पिंग उत्पन्न करता है। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में जो होती है, एडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न करने के लिए उसमें जो सॉफ्ट आयरन का कोर इस्तेमाल होता है, बेलनाकार, वही ये जो भंवर धारा डैम्पिंग होती है उसको उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, आप क्या करेंगे जब अमीटर को सीटी के सिरे से अलग करेंगे। तो सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जो होती है अधिक मात्रा की जो करंट होती है, यानी 100 से 200 एम्पियर धारा को मेज़र करने के लिए भी सीटी का इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेकेंडरी में आमीटर को जोड़ा जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब आमीटर को सीटी से अलग करेंगे तब क्या करेंगे। तो इसको अलग करेंगे तब आमीटर को अलग करने से पहले क्या करेंगे, सीटी का जो सेकेंडरी सिरा होगा, ठीक है, उसको शॉर्ट करेंगे। ताकि शॉर्ट इसलिए करेंगे कि अगर इसको नहीं किया गया तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होगा, हो सकता है कि अगर इनकेस अगर लग गया किसी को तो उसमें शॉक भी लग सकती है, ठीक है, और दुर्घटना हो सकती है। इसी से बचाव करने के लिए सीटी का जो सिरा होता है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। अगला सवाल है, आप क्या सावधानी अपनाएंगे जब वोल्ट मीटर को विभक्त ट्रांसफार्मर से अलग कर रहे हैं।
अगेन वोल्ट मीटर को, क्योंकि वोल्ट मीटर या जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें उपयोग किया जाता है मेज़र करने के लिए। पीटी जो होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक को भी इसमें मेज़र किया जाता है इसके द्वारा। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें जब वोल्ट मीटर को अलग कर रहे हैं तब क्या आप इसमें करना अनिवार्य है, क्या सावधानी अपनाएंगे? तो उसके जो सेकेंडरी सिरे होते हैं उसको इंसुलेट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज होती है उससे किसी को आहत हो सकता है या फिर शॉक लग सकती है। अगला सवाल है, आपके घर में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए लगाया गया मीटर किस का एक उदाहरण है? जो घरों में एनर्जी मीटर लगी हुई होती है, जो कि आप लोग अक्सर देखे होंगे घरों पे, जो बोर्ड पे लगा हुआ है। तो ये जो एनर्जी मीटर है वो किस प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये बताना है। तो ये जो एनर्जी मीटर है वो इंटीग्रेटिंग प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है कि पूरे ऑब्जर्वेशन पीरियड में क्या करता है कि पूरे वैल्यू को ये शो करता है। तो ये इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप हमेशा याद रखना। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, इंडक्शन टाइप वाट मीटर क्या होता है? तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर जो होती है, ये इंडक्शन कहने का अर्थ है कि ये सिर्फ एसी में ही इसका उपयोग किया जाता है। एसी और डीसी के लिए अगर करना हो तो डायनेमोमीटर वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है, ओम मीटर का नहीं उपयोग किया जाता है। मैगर जो होती है, क्योंकि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कम से कम 3 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए जो इंस्टॉलेशन करते हैं वायरिंग में। तो ये जो होती है मैगर का लगभग 10 मेगा ओम तक ये मेजर कर सकता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, एक मैगर तथा इंसुलेशन टेस्टर में अंतर बताएं। तो एक मैगर और इंसुलेशन टेस्टर जो होता है उसमें अंतर क्या है मेनली? तो मैगर से जो तो होता है मैक्सिमम तो 10 मेगा ओम तक इसको मेजर कर सकते हैं, इंसुलेशन जबकि ऐसा नहीं है। तो यही मेनली इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट ये भी है कि देखो, जब जैसे कम इंसुलेशन मेजर करना हो तो इंसुलेशन टेस्टर से भी कर सकते हैं, या फिर उससे भी कम तो आप मल्टीमीटर से भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। अगला सवाल है, एब्सोल्यूट यंत्र कौन सा है? एब्सोल्यूट इसको उसको कहते हैं जो जो क्वांटिटीज जो होती है, यानी धारा, वोल्टेज, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज या डीसी जो क्वांटिटीज होती है, वो उसको परिमाण नहीं बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, लेकिन ये उसकी उपस्थिति को दर्ज करता है कि हाँ ये है, ये क्वांटिटीज है, करंट है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना एम्पियर है। तो वो एब्सोल्यूट यंत्र होता है और वो होती है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एमआई प्रकार के यंत्र किस सप्लाई पर यूज आते हैं? तो एमआई यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो एसी और डीसी दोनों पर होता है, केवल डीसी पर नहीं होगा। केवल डीसी के लिए एमसी प्रकार का होता है, एमआई जो होता है वो एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल है, एमसी यंत्र में मैग्नेट होता है, तो यानी मूविंग कॉइल में जो मैग्नेट यूज किया जाता है वो परमानेंट मैग्नेट होती है, ठीक है। और एमआई यंत्र में देखा जाए तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगला सवाल है, क्या मापने के लिए मैगर को बनाया गया है? तो मैगर किस लिए हम लोग यूज करते हैं? तो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस टाइप के यंत्र में स्केल समान भागों में विभाजित होता है? तो एमसी टाइप का जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, उसमें जो स्केल होता है वो समान भागों में विभाजित होता है, जबकि एमआई टाइप में असमान होता है, वो अरेखिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस टाइप का वाट मीटर केवल एसी पर उपयोग हो सकता है? तो एसी के लिए इंडक्शन टाइप का वाट मीटर होता है, और एसी डीसी अगर दोनों के लिए उपयोग किया जाए तो वो डायनेमोमीटर टाइप का वाट मीटर होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः होता है? तो अमीटर में जो मानक टाइप का जो अमीटर होता है एमसी प्रकार का, उसका जो स्केल होता है वो तो निर्धारित होता है, लेकिन अगर हमें अधिक धारा को मेजर करना हो तो उसमें शंट प्रतिरोध भी लगाते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो पैमाना हो उसको जो विस्तार करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उसका जो शंट का रेजिस्टेंस हो, शंट का रेजिस्टेंस यानी लघु रजिस्टर, लघु प्रतिरोध, उसका मान कितना होता है? तो उसका मान जो मापी प्रतिरोध है उससे कम ही होता है, ठीक है।
सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी एनर्जी मीटर की त्रुटि प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कोई भी एनर्जी मीटर है उसमें एरर परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है रिकॉर्ड किया गया रीडिंग माइनस जो उसका वास्तविक ऊर्जा है अपॉन वास्तविक ऊर्जा इनटू 100। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी परिपथ में लगभग 5 एम्पियर तथा 10 एम्पियर की धारा की माप की जानी है। दोनों मानों का अधिक शुद्धता से मापने के लिए आप इनमें से किस अमीटर का उपयोग करेंगे? तो परिपथ में 5 एम्पियर और 10 एम्पियर का करंट का जो है वो मेजर करना है। तो दोनों में कहा जा रहा है कि अगर एक्यूरेसी देखा जाए कि एग्जैक्टली क्या आसपास अगर आपको मेजर करना हो तो किस प्रकार का अमीटर आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसका रेंज जो होगा वो 0 से 10 एम्पियर का होना चाहिए। तो एक्यूरेसी जो होगी उसके अधिक से अधिक होगी। ठीक है, 0 से 5 तो लेंगे नहीं क्योंकि 10 का भी तो चेक करना है, इसलिए 0 से 10 एम्पियर तक का अमीटर जो है वो उपयोग करेंगे। अगला सवाल है, किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल होता है। इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें इंडिकेटर को मूव करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, वो होती है विक्षेपक बल। बिल्कुल सही है जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिकेटिंग टाइप का है। तो अमीटर है वो इंडिकेटिंग टाइप का है, रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं है। तो अमीटर जो होती है या वोल्ट मीटर होगी, ये इसमें क्या होता है कि स्केल पर इंडिकेटर लगी होती है संकेतक, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है जैसे सप्लाई देंगे इस पे परिपथ में लगाएंगे तो तुरंत इंडिकेट कर देता है। ठीक है, अगला सवाल है, चल कुंडली यंत्र यानी एमसी यंत्र में डैम्पिंग टॉर्क विकसित किया जाता है। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क जो होती है वो भंवर धारा से विकसित किया जाता है। ठीक है, मूविंग कॉइल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्युत मात्रा के माप आप मूविंग कॉइल यंत्र से कर सकते हैं? तो विद्युत मात्रा की जो माप होती है मूविंग कॉइल से आप डीसी को ही मेजर कर सकते हैं। एमआई में एसी और डीसी दोनों होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही मूविंग कॉइल की, तो ये होती है ओनली डीसी करंट या डीसी वोल्टेज को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मापन की जांच मल्टीमीटर से नहीं हो सकती है? तो मल्टीमीटर से जनरली आप जो जांच करते हो वोल्टेज, करंट और इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं, लेकिन मोटर की जो इंसुलेशन होती है उसको आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आप मैगर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर या मल्टीमीटर का प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर या मल्टीमीटर का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसको जो इंडिकेटर है स्केल पर जो संकेतक है उसको पहले आप 0 पर लाएंगे। ठीक है, फिर उसका रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करेंगे कि कितना तक, अगर आपका अनुमान है कि उनका एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पता नहीं है तो सबसे जो अधिक माप सीमा होगी उस पर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको प्रयोग उसका मेज़र करने से पहले ये सारी चीज़ें जो पॉइंट है इसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये थी 30 तक सवाल। अगले 5 मिनट ब्रेक के बाद हम लोग 31वां सवाल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।